तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 66 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपसे पूछा है कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कि आप ये बताओ राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा हम लोग को पता है कि संसद का ही एक भाग होता है जिसको हम लोग ऊपरी सदन, अस्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन, ऐसा ऐसा कुछ नाम देते हैं। चलो आ जाओ पहले यहाँ पे, इससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये जो आपका राज्यसभा है, ठीक है, ये किसका भाग है, तो ये भाग है संसद का। संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका 79 79 में। और उसके बाद फिर आपका आता है राज्यसभा का चर्चा। राज्यसभा का चर्चा, इसका चर्चा कहाँ है, 80 में। और इसके जस्ट बाद किसका चर्चा आता है, लोकसभा का, और इसका चर्चा कहाँ है, 81 में। देख लो हमारे देश में मेनली कानून बनाने का काम कौन करता है, तो आपका संसद करता है। और जब आप संसद बोलते हो तो आपका राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है और साथ में क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में बस देखते हैं। देखिएगा राज्यसभा, सबसे पहले तो आ जाओ कि राज्यसभा का गठन भारत में कब हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका अप्रैल, ठीक है, 1952 में। अप्रैल 1952 में। तो देखिएगा अप्रैल 1952, अगर डेट पूछता है तो डेट भी थोड़ा देख ही लेना, 3 अप्रैल। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अप्रैल 1952 में क्या हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था। बट राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुआ था 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो है 250 सदस्य ही हो सकते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 मेंबर जो है ये आपका स्टेट से और कहां से, और आपका यूटी से, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से आता है। और बचे कितना हुआ, 12। जो 12 व्यक्ति होता है इसका क्या होता है, मनोनयन होता है। मनोनयन और किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं, जो साहित्य, कला, खेल, किसी भी समाज सेवा अच्छे चीज से ये जुड़े हुए रहते हैं, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। इलेक्शन के अलावा उनको चुन करके भेजा जाता है, ठीक है, मतलब मनोनयन करके भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, बट अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 245। वर्तमान में है 245 और 245 में से 12 तो आपका किसके द्वारा चुना गया होगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। बाकी कितना बचा, 5 में से 2 गया, 3, ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया आपका, एक सेकंड, 245 में से गया 12, बाकी बचा आपका 233, है ना। 233 ये कहाँ से आया होगा, तो ये आए होंगे स्टेट से और आपका यूटी से, इतने सारे व्यक्ति चुन करके आए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे और भी कुछ देखिएगा, ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। जैसे कि लोकसभा के बारे में हम लोग को पता है ना, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। इनका कितना होता है, इनका होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि प्रति 2 वर्ष 1/3 व्यक्ति जो हैं ये क्या होते जाते हैं, ये रिटायर होते जाते हैं। जैसे ना लोकसभा का चुनाव आपको पता चलेगा जो भी चल भी रहा है, विधानसभा का चुनाव आपको पता चलेगा, लेकिन राज्यसभा का चुनाव आपको पता नहीं चलेगा। इनका चुनाव हमेशा होते रहता है, क्योंकि 1/3 मेंबर जो है हर 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, तो इनका आपका मतलब ये इनका चुनाव होते रहता है, रिटायर ये होते रहते हैं, चुनाव भी इनका होते रहता है। इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, तो इनके चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मतलब आप कह लो कि आम जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, हमारे द्वारा चुना हुआ विधायक जो होता है ये इसमें भाग लेता है, ठीक है। कुछ और देख लो, जैसे जो राज्यसभा होता है इसको जो लीड करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सभापति। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो आप एक चीज और याद रखना कि सभापति राज्यसभा का हमेशा वही आदमी होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये आपके, अरे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है आज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। अभी कौन है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो उपराष्ट्रपति होंगे वही होंगे। और कौन है अभी, तो ये है आपके जगदीप धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और साथ में क्या है, तो राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा कि यहाँ पे आपका उपसभापति भी होता है। अगर सभापति एब्सेंट हो किसी भी वजह से तो उपसभापति भी होता है। और उपसभापति पहले कौन थे, तो एक आपका डॉक्टर एस.वी. राव कृष्णमूर्ति करके कोई थे, डॉक्टर एस.वी. राव कृष्णमूर्ति। और अभी कौन है, तो अभी है आपके हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अभी कौन है, तो ये है आपके हरिवंश नारायण सिंह। देखिएगा अभी जो है हरिवंश नारायण सिंह कौन है, तो ये आपकी राज्यसभा के उप सभापति हैं। इस चीजों को आप याद रखिएगा। बिहार से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं, तो बिहार से जाते हैं 16। और एक चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी खत्म नहीं होता है। क्यों खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका जो चुनाव होता है ना ये हमेशा चलते रहता है। 6 वर्ष में इनका एक सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नए नए आदमी आते रहते हैं और पुराने वाले रिटायर होते जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा क्या था, देखिएगा स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा पहला, राज्यसभा भंग होने के अधीन नहीं है, और पहला ही आपका सही दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा जो है ये कभी भी भंग नहीं होता है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, जैसे देख लो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, कभी नहीं हो सकता है किसी के भी सलाह पे। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है, जी बिल्कुल नहीं, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो है ये रिटायर होते हैं। तो जब 1/3 मेंबर रिटायर होगा तो 2/3 तो रहेगा ना, 2/3 रहेगा और 1/3 रिटायर होगा और नया वाला 1/3 फिर से चुन करके आ जाएगा। लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। लोकसभा का विघटन होता है बट राज्यसभा जो है ये आपका कभी भी विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी ये क्या है, तो ये हिमालय का ही आपका रेंज है, कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आप याद रखिएगा ग्लेशियर क्या होता है, तो बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहते हैं और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और जाकर के कहाँ गिरती है, तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये नदी फाइनली गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। जबकि भारत में ये लगभग कितना लंबा बहती है, तो 916 किलोमीटर ये लगभग भारत में बहती है। ठीक है, भारत में कितनी लंबी बहती है, 916 किलोमीटर। अगर आपसे बात करते हैं कि तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चीन में जाना जाता है यार्लुंग। ऐसे ही करके कुछ होता है, ये बोला प्रॉपर याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। चीन में इसको क्या कहा जाता है, यार्लुंग जांगबो, इस टाइप से कहा जाता है। कभी कभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपसे पूछ लेती है, जिसमें कौन प्रमुख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मानस नदी, सुबनसिरी नदी। ठीक है, मानस हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, ये सब आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा, मतलब आप कह लो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में
इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी के समय में कहाँ पर? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब? तो 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। देखो यहाँ से आप क्या क्या सीख गए कि इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1973 में किया गया। सबसे पहले किस जगह पर शुरू किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और ये है कहाँ? तो ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और सवाल कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया था? तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक चीज देखिएगा, एक टाइगर मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि टाइगर मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो चलो 1973 में किया गया, और कैलाश सांखला जी जो थे ये 1956 में ही 1956 से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भारत में बाघों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 1956 से ही इनका ये चालू था। इसी वजह से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया, क्योंकि इनका संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान था। आंसर अपना क्या हो जाएगा? 1973। एक चीज देखिएगा कि भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? तो ये हो गए हैं आपके 55, ये 55 हो चुके हैं। और 55वें नंबर का जो है, 55वें नंबर का जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रानी, देखिएगा, वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। ये 55वें नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व है, जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये कितने नंबर का है? 7वें नंबर का। और भारत में ये कितने नंबर का है? तो ये हो जाएगा 55वें नंबर का। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1973। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डॉट डॉट को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। किसे? तो यहाँ पे यही सवाल आपसे पूछा कि किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, ये जाना जाता है पंजाब की एक महिला अरुणा आशफ अली को। किन्हें? तो पंजाब की एक महिला अरुणा आशफ अली को, जो किस राज्य से बिलोंग करती थी? पंजाब। इनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा योगदान था। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण दिया गया था, भारत का भारतीय ध्वज फहराया था और भारत का मान बढ़ाया था। तो वैसे इन्होंने बहुत योगदान दिया था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। कई बार जेल गई थी और हमेशा सबका ये सहयोग करते रहती थी। वैसे देखिएगा इनके बारे में, इनके बारे में आप एक चीज और याद रख सकते हो कि दिल्ली की पहली मेयर, ठीक है, दिल्ली की पहली मेयर, दिल्ली की पहली मेयर। हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि जो मेयर होता है ये मेनली कहाँ पे बैठता है? तो जिस जगह पे आपका नगर निगम होता है वहीं आपका मेयर बैठती है। यहाँ पे देखिएगा दिल्ली की पहली मेयर यही बनी थी। और लगभग कब बनी थी? तो 1958 में, 1958 में इनको इनके कामों के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान और भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। क्वेश्चन बनता है तो देखिएगा कि कब मिला था? तो 1992 में, 1992 में, ठीक है, 1992 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था। और कौन सा मिला था? तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद फिर आपका 1997 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका भारत रत्न। चलिए यहाँ पे आपसे ये सवाल रहेगा कि ये बताना कि इनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला था, मतलब इनकी डेथ के बाद मिला था या डेथ के पहले मिला था? आपको ईयर बता दिए हैं 1997, 1997। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखना कि भारत के ये पहली, भारत में ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, देखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? दी नहीं गई है, साइक्लोन आ भी गया और थोड़ा थोड़ा पीछे भी हट गया। कहाँ पे मेनली ये साइक्लोन टकराया है? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश, ठीक है।
बांग्लादेश, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि ये बांग्लादेश कह लो या वेस्ट बंगाल कह लो, पहले ये समूचे रूप से क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। साथ ही पूर्वोत्तर राज्य में भी आपका क्या किया गया, अलर्ट जारी किया गया इस क्या बोल रहे हैं इसको, हाँ, इस तूफान की वजह से। यहाँ पे देखिएगा इस तूफान का नाम क्या है, चक्रवात रेमल। रेमल, रेमल का अर्थ क्या होता है, रेत। ये नाम किसके द्वारा दिया गया, ओमान, ठीक है, ओमान के द्वारा। देखो ये आपका चक्रवात में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो ये आपका ओमान ने किया। हमेशा ये बदलते रहता है, किसी दिन एक सेशन में पूरी तरीके से चक्रवात का नामकरण के बारे में आपको हम बता देंगे। ओमान, अच्छा एक बात बताओ कि नाम क्यों दिया जाता है, चक्रवात का नाम क्यों दिया जाता है, तो चक्रवात का नाम इसलिए दिया जाता है ना, ताकि आदमी किसी भी चीज को मतलब काम करने में उसको आसानी मिले। जैसे कि होता है ना आपका एक आया, जैसे एक हो रहा है कि चक्रवात आ रहा है, चक्रवात का नाम रख दिया गया तो आदमी अब इस नाम के साथ उस चीज पे काम करने का कोशिश कर रहा है, बचाव राहत काम करने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए नाम होना इंपॉर्टेंट होता है। और अलग अलग देशों के द्वारा 13 देशों का मेनली ग्रुप है, उनके द्वारा नाम दिया जाता है और नाम पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ भी रहता है, बस साइक्लोन आता है ना तो नाम दे दिया जाता है। मेनली आया कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। अगर आप भारत का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और यहीं पे आपका ये चक्रवात आया है। और लगभग 10 से 15 लोग के मौत का भी खबर वहां पे आ चुका है इस चक्रवात की वजह से। वहां पर लगभग 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है कि ये चक्रवात से वहां पे इतनी सारी मौतें भी हो सकती है। जो कि चक्रवात का नाम क्या है, रेमल, जो कि ओमान के द्वारा दिया गया। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे ये चक्रवात आने वाला होता है, सबका प्रेडिक्शन कौन करता है, तो ये करता है आपका IMD, ठीक है, IMD। ये आपका मेट्रोलॉजिकल, मतलब ये मौसम विभाग से संबंधित संगठन होता है। और इसके बारे में आप फुल डिटेल बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। चलिए 19वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में आप बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवात रेमल। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखना, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। रिसेंट हम लोग एक ग्रैंड मास्टर के बारे में देखे थे कि यहाँ पे एक ग्रैंड मास्टर बन करके आए थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग हाल ही में देखे थे। यहाँ पे देखिएगा महिला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, महिला के बारे में। तो सबसे पहले तो ग्रैंड मास्टर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका शतरंज से संबंधित है। दूसरा, ग्रैंड मास्टर आदमी कब बनता है, जब 2500 ELO पॉइंट तक पहुंच जाता है तो आदमी किस चीज में काउंट हो जाता है, ये ग्रैंड मास्टर में काउंट हो जाता है। पूछ रहा है कि तीसरी महिला कौन बनी है, तो इसके पहले कौन थी जो 2 बन चुकी है, तो देखो पहली नंबर की हो जाएंगी ये कुनेरू हम्पी, दूसरी नंबर की हो जाएंगी हरिका द्रोणावल्ली और तीसरी नंबर पे कौन हो जाएंगी, वैशाली रमेश बाबू। ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। और ये जो आपका ग्रैंड मास्टर होता है ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है, या शतरंज को कौन देखता है, इसका आयोजन कौन करवाता है, तो ये हो जाता है कौन सा संगठन, तो ये होता है आपका फिडे, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फुल फॉर्म देखिएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा, ठीक है, इसका आयोजन करवाया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप एक कमेंट करके बताइएगा। रिसेंट में आपको बताया गया था कि ये आदमी बने थे ग्रैंड मास्टर, वो कौन थे और कितने नंबर के बने थे, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, देखिएगा आसियान संगठन में कितने सदस्य देश हैं, आसियान। सबसे पहले तो देखिएगा कि जो आसियान है ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिएगा पहले इसका अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं आसियान। आसियान देखिएगा क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देख लीजिएगा एक बार फिर से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखो साउथ ईस्ट आप समझ पा रहे हो और एशियन बोल रहा है, मान लो कि ये अपना एशिया है, तो एशिया में भी देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। मतलब इधर के कंट्रियों का कुछ ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, आसियान कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा के बाद,
बैंकॉक घोषणा के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को क्या हुआ था? आसियान की स्थापना हुई थी, जिसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो इसमें कंट्री हैं 10। कितने कंट्री हैं? 10। क्या भारत इसका मेंबर है? जी नहीं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत और आसियान के साथ व्यापार समझौता चलते रहता है, लेकिन भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। ये जो आसियान है इसका सचिवालय होता है, और इसका सचिवालय है कहाँ? इसका सचिवालय तो ये है आपका जकार्ता में, जकार्ता। और जकार्ता क्या है? तो जकार्ता जो है आपका इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। अब देख लीजिएगा, इसमें 10 कंट्री इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो देखिएगा कौन कौन हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, लाओस, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई तथा फिलीपींस। देखिएगा काउंट करेगा कितने देश हुए। यहाँ पे देख लो 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10। तो यही 10 कंट्री आपके आसियान के मेंबर हैं, जिसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आप नहीं पढ़े हो, तो आप सबसे पहले ऑप्शन सी को ढूंढिएगा, पाकिस्तान देखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। बट यहाँ पे जो पाक हिंदी में लिखा हुआ है ना, आपको नहीं पता इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसका आंसर इसका इंग्लिश होता है PALK, PALK, नॉट PAK। अब ये पाक कौन था? तो देखिएगा मद्रास में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रहा था, जिसका नाम था रॉबर्ट पाक। ठीक है, जिसका नाम था रॉबर्ट पाक। और इसी पाक के नाम पर पाक जल संधि का निर्माण किया गया। पाक जल संधि का, जैसे आप देखते हो ना, रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ साहब के द्वारा लाइन पे खींचा गया था। मैक मोहन रखा, ये एक मैक करके आदमी था, एक मोहन करके आदमी था, दोनों का नाम जोड़ के मैक मोहन नाम दिया गया। तो वैसे ही एक पाक करके आदमी था, और इसी के नाम पे क्या हुआ? पाक जल संधि नाम रखा गया, जो मेनली किन देशों के बीच है? तो यह है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है, इन दोनों को जोड़ती है, जो श्रीलंका का जाफना नामक जिला और भारत से तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो पहला नंबर, ये ऑप्शन सही है। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, या फिर कह लो कि जोड़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी, देखो एक होता है आपका चोटी, चोटी किसको कहते हैं? एक होता है सीरीज, इस टाइप का पहाड़ जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो श्रेणी बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सीरीज बोलते हैं। जैसे हिमालय क्या है? हिमालय अपने आप में सीरीज है, और इसी में से एक ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं चोटी, मतलब सीरीज में जाते हुए जो एक ऊंची चोटी हो जाती है, इसी को हम लोग चोटी कहते हैं। और वो आपका प्रॉपर क्या चलता है? श्रृंखला चलता है। जैसे देखिएगा पूछ रहा है विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि जो विंध्य श्रेणी है ये किस किस राज्य में फैला हुआ है। जो विंध्य श्रेणी है ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका गुजरात में, राजस्थान में, और आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतने राज्यों में फैला हुआ है। और इस विंध्य श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहा जाता है गुडविल। ठीक है, गुडविल शिखर, गुडविल शिखर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिएगा गुडविल का हिंदी क्या हो जाएगा? तो गुडविल का हिंदी हो जाएगा सद्भावना। तो इसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, और इसे ही कलूमर चोटी भी कहा जाता है। कलूमर, कलूमर चोटी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 752 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी, देखो एक ही नाम है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सारे अलग अलग है, एक ही नाम है जो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन देखिएगा, गुडविल शिखर या सद्भावना दे दे या कलूमर दे दे, सारा आपका एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देख लो यहाँ पे जो फिगर है इसका होगा,
हाँ ये देखो, ये हो गया आपका, अगर आप मैप देखते हो तो ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। बात हो रहा है पूर्वी घाट का, तो यही हो गया आपका देखो पूर्वी घाट। तो आप पहले तो एक याद रखना कि इधर भी पहाड़ की लंबी श्रेणी है और इधर भी पहाड़ की लंबी श्रेणी है। इधर का जो पहाड़ है ये सतत अवस्था में है और इधर का जो श्रेणी है ये कैसा है, तो ये आपका असतत, असतत बोले तो डिसकंटिन्यूअस, और ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। मतलब पश्चिमी घाट जो है कंटिन्यूअस अवस्था में है और पूर्वी घाट जो है आपका डिसकंटिन्यूअस अवस्था में है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि भारत में मैक्सिमम नदियां जो हैं ये किधर की ओर गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। और लगातार नदियों के टकराव से क्या होता है कि श्रृंखला जो है, पहाड़ जो है ये थोड़ा बहुत टूटते फूटते रहता है, जिस वजह से इधर की जो पहाड़ी है, इधर की जो श्रेणी है ये काफी टूट फूट गई हैं और ये क्या है आपका असतत अवस्था में है। वैसे आपसे कभी कभी क्या करता है कि लंबाई पूछ लेता है कि इस पूर्वी घाट की लंबाई लगभग कितनी है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 1131 किलोमीटर लगभग, 1131 किलोमीटर लगभग इस श्रृंखला की ऊंचाई है। अब यहाँ पे आइएगा, देखिएगा आपसे सवाल क्या कर रहा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की। तो देखो हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है यह महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी ध्यान से सुनना, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1501 मीटर। प्रॉपर ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, हम लोग अभी तो फिलहाल यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 2011 के बाद आपका एक अपडेट किया गया और ये बताया गया, वैसे अभी तक एनसीईआरटी या लूसेंट खुद को अपडेट नहीं किया है, इसलिए आप इसको एक्स्ट्रा में अलग में ही करके रखिएगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है ना वैसा आप बनाइएगा। कभी अभी आपका 2011 में अपडेट किया गया था, जिससे पता चला कि महेंद्रगिरी ने एक जिंदागढ़ करके चोटी है, जिंदागढ़ करके एक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1680 मीटर, और ये आपका किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में। वैसे आप देख लो ऑप्शन में साफ साफ महेंद्रगिरी ही दिया हुआ है, तो आप महेंद्रगिरी के साथ ही जाइएगा, इसको अलग से लेकिन याद जरूर रखिएगा। अभी तक लूसेंट शायद नया वाला लूसेंट में शायद अपडेट किया है, बट अब रिसेंट में 2011 के बाद डेटा यही आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी था, लगभग 46-47 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से लाइट इतना कम है और गर्मी रहता है तो मतलब दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो पाया आपके लिए वीडियो बनाया है, ताकि फिर से वीडियो ये पूर्वी घाट वाला सीन ना हो जाए, मतलब असतत अवस्था नहीं हो जाए, कोशिश यही कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।